इससे पहले कि मैं इस सब्जेक्ट पर आऊं, मैं थोड़ी सी चाहता हूं कि जानकारी इस मीडियम के बारे में आप सबको दे दूं कि जिस मीडियम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ग्रामोफोन, ये जो एक मशीन मैंने साथ में रखी है, ये आप सबने शायद किसी मेले में कभी देखी हो या किसी घर में आज भी शायद ये उपलब्ध हो। ये बिल्कुल मैकेनिकल एक डिवाइस है जिसमें किसी इलेक्ट्रिसिटी की पावर की जरूरत नहीं है। आप इसको एक चाबी से इसमें ऊर्जा देते हैं और ये घूमता है, और एक सुई से, एक निडल से इसमें से आवाज निकलती है। और ये जो है इसका हॉर्न है जिससे आवाज बाहर आती है। इस मीडियम में को समझने के लिए आपको दो तीन और चीजों को समझने की जरूरत है कि हम ताकि समझे कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड की जब मैं बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे ये रिकॉर्ड आपने देखे होंगे, इस तरह के जो बड़े होते हैं ये एलपी होते हैं, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड होते हैं, और ये 33 आरपीएम पे चलते हैं। और ये आज भी बनते हैं, इनका बनना बंद नहीं हुआ है। यूरोप में, यूएस में जो भी म्यूजिक एल्बम बनते हैं वो इस पे निकलते हैं। एक और है, ये भी नहीं है ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ये ईपी बोलते हैं इसको, एक्सटेंडेड प्ले रिकॉर्ड बोलते हैं। ये 45 आरपीएम, 45 रिवोल्यूशन पर मिनट जो है वो होता है। इन दोनों रिकॉर्ड की खास बात ये होती है कि आपको इस पे कुछ चित्र मिलते हैं, इस पे कुछ आपको सूचनाएं मिलती हैं जो आगे पीछे इसके लिखी रहती हैं। और इसमें ज्यादा समय की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें तकरीबन एक साइड में आधे घंटे तक की रिकॉर्डिंग हो सकती है, इसमें करीब 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो सकती है। और ये दोनों जो मीडियम है ये काफी लेट आए हैं, 70s में आकर के ये लोकप्रिय हुए, 1960-70 के दशक के बाद। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ग्रामोफोन रिकॉर्ड दुनिया में तमाम तरह के साइजेस में शुरू में बनने शुरू हुए। जैसे मैं आपको कुछ साइज बताता हूँ। ये 6 इंच का रिकॉर्ड है जो शुरू में एक्सपेरिमेंटल टाइप के रिकॉर्ड बनने शुरू हुए। उसके बाद थोड़े 7 इंच के रिकॉर्ड आने शुरू हुए, फिर थोड़े 8 इंच के रिकॉर्ड आने शुरू हुए, फिर 10 इंच के रिकॉर्ड आने शुरू हुए, और कुछ लोगों ने थोड़े एम्बिशियस होके 12 इंच के रिकॉर्ड भी बनाए, जो ये 12 इंच के रिकॉर्ड। कुछ लोगों ने 16 इंच के भी रिकॉर्ड बनाए, और इन सब की स्पीड 60 आरपीएम से लेके 100 आरपीएम तक एक्सपेरिमेंट किए गए। बट फाइनली जिस रिकॉर्ड की बात सारी दुनिया में हुई, जो 1900 से लेकर के 1960-70 के दशक तक चलता रहा, वो था 10 इंच का रिकॉर्ड, और जो 78 आरपीएम पे जाकर स्टेबलाइज हुआ। मतलब आज का जो हमारा कंटेंट है, आज हमारा विषय है, उसमें अधिकांश रिकॉर्ड ये 78 आरपीएम के, 78 रिवोल्यूशन पर मिनट जो चलता था, और जो 10 इंच का रिकॉर्ड होता था। दुनिया के तमाम देशों में अधिकांश जो रिकॉर्डिंग थी, जो आवाज रिकॉर्ड की गई, वो इसी मीडियम पे की गई। और जब हम 10 इंच की बात करते हैं तो इसका ड्यूरेशन 3 मिनट एक साइड होता था। शुरुआत के जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड थे वो वन साइडेड होते थे, दोनों साइड रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। तो पहले एक रिकॉर्ड में आपको सिर्फ 3 मिनट की रिकॉर्डिंग मिलती थी। बाद के रिकॉर्ड में दोनों साइड होने लगे तो आपको 6 मिनट की रिकॉर्डिंग मिलती थी। 1902 में पहली बार जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये पहली बार 1902 में हमारे यहाँ रिकॉर्ड होने की सुविधा शुरू हुई कलकत्ता में। उससे पहले अमेरिका में और इंग्लैंड में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हुई थी, और इंडियन वॉइस की भी रिकॉर्डिंग हुई थी। जो पहली रिकॉर्डिंग इंडियन वॉइस की हुई थी वो 1899 में लंदन में हुई थी। 1907 से पहले चाहे दुनिया में कहीं भी रिकॉर्डिंग हो रही हो, रिकॉर्ड प्रेस होने के लिए, इस शेप में आने के लिए सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो हैनोवर में जाते थे। जर्मनी में हैनोवर एक शहर है, वहां पे जाते थे, और वहां से फिर रिकॉर्ड की प्रतियां बनने के बाद सारी दुनिया में उसको फैलाया जाता था। 1902 में ये जो ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड थी, जिसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी और जिसका ब्रांच ऑफिस इंग्लैंड में खुला था, और जिसके ओनर्स ओरिजिनली जो है वो अमेरिकी मूल के लोग थे, तो उन लोगों ने सोचा कि ये जो ग्रामोफोन मशीन है इसकी बिक्री तभी ज्यादा होगी जब कंटेंट जो है वो लोकल होगा। यानी आप यदि हिंदुस्तान में बेचना चाह रहे हैं तो हिंदुस्तान की भाषाओं में, और हिंदुस्तान में जिन चीजों को पसंद किया जाता है ओरल ट्रेडिशन में, उसको यदि हम कंटेंट के रूप में लाएं तो शायद हमारी ये जो मशीन है वो ज्यादा बिक सकती है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है वो पहली बार 1902 में रिकॉर्ड होने के लिए इंडिया में कुछ इंजीनियर आए अपनी मशीनों का लेकर के।
और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता में कुछ आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग की, जिनमें से कुछ नाम आप शायद जानते होंगे, जैसे गौहर जान हैं, जैसे जानकी बाई हैं, जैसे मिस दुलारी हैं, जैसे मिस बेदना दासी हैं, जैसे मिस रानी हैं। ये बहुत तरह की ये जो गायक गायिकाएं थी वहां पर कलकत्ता में, उनकी आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। उसमें से कुछ जो है वो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसका ग्रामोफोन रिकॉर्ड नहीं निकल पाया। लेकिन जो कुछ रिकॉर्ड थे वो इतने सुपरहिट साबित हुए कि सब ने, पूरे देश में और देश के बाहर भी लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया। अब इस नए मीडियम के आने से क्या चीजें बदली, उसको पहले हमको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। सबसे पहले क्या हुआ कि साउंड अब पोर्टेबल हो गया। पहले यदि आपको किसी कलाकार को सुनना था तो या तो कलाकार आपके पास आए या आप कलाकार के पास जाएं, कोई वक्ता आपके पास आए या आप वक्ता के पास जाएं, तभी आप उसकी आवाज सुन सकते थे। इस ग्रामोफोन रिकॉर्ड के आने के बाद अब आप अपने ग्रामोफोन पर इसको कभी भी बजा सकते थे, कभी भी सुन सकते थे। तो शुरू में ये सिर्फ एक कुतूहल का सब्जेक्ट था, इसीलिए आप शुरुआती रिकॉर्ड में देखेंगे कि उसमें चिड़ियों की आवाज है, उसमें रेलगाड़ी के चलने की आवाज है, उसमें कुछ मजाहिया या मजाकिया रिकॉर्ड हैं जो कॉमिक रिकॉर्ड कहलाते थे, उस तरह के रिकॉर्ड हैं। बहुत गुणवत्ता उसमें नहीं थी, लेकिन इसका रीच जो है वो बढ़ गया था। अब बाजार में, चौराहे पर और इस तरह के तमाम जो पब्लिक प्लेसेस थे, उसमें ग्रामोफोन रिकॉर्ड एक कुतूहल का केंद्र, एक एक मनोरंजन का जो है साधन हो गया था। लेकिन धीरे धीरे ये एक क्रेडिबल सोर्स हो गया था इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का। और इसने कैसे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को एक दिशा दी, और कैसे ये एक आंदोलन का सहवर्ती आंदोलन नहीं था, ये अपने आप में एक पैरेलल मूवमेंट था जिसके बहुत तरह के डायरेक्शन थे और जो अलग अलग जगह पे चल रहे थे। ग्रामोफोन रिकॉर्ड का एक अपना पूरा प्रोटोकॉल था। इसके जब रिकॉर्ड बनते थे तो उसके पैम्पलेट बनते थे, वो पैम्पलेट जो है लोगों तक पहुंचाए जाते थे, उनके कैटलॉग बनते थे जो अलग अलग जगह पर पहुंचाए जाते थे, ताकि लोगों को पता चले कि किस किस तरह के ऑप्शंस उनके पास उपलब्ध हैं। आप जो इस स्लाइड में दो रिकॉर्ड देख रहे हैं, एक ऊपर आप गांधी का रिकॉर्ड देख रहे हैं, नीचे एक आप जिन्ना का रिकॉर्ड देख रहे हैं। जिन्ना की आरती का रिकॉर्ड एक यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, जो आपको शायद किसी और सोर्स में, किसी इतिहास की किताब में या किसी और साधन में आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह से बहुत और ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ सोर्स के रूप में आपके पास, सिर्फ ग्रामोफोन रिकॉर्ड में एज ऑरल स्टॉक्स, एक आपको श्रव्य साधन के रूप में ही उपलब्ध हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। और चूंकि ये इतिहास का एक अध्ययन केंद्र है जहां पर मैं आज बात कर रहा हूं, तो ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है ये उतना इतिहास नहीं है जितना कि ये एक हेरिटेज है। इट इज मोर अ हेरिटेज एंड लेस अ हिस्ट्री। लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं तो इससे इसकी सीमा बढ़ जाती है, इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता, इसका महत्व बढ़ जाता है। मेरी जितनी अल्प जानकारी है इतिहास के बारे में या इतिहास और परंपरा के बारे में, मुझे लगता है हेरिटेज जो है वो ज्यादा रिच और ज्यादा उसकी पहुंच होती है बजाय कि इतिहास के। इतिहास की एक अपनी सीमा होती है, सब तरह की, एक राजनीतिक होती है, एक भौगोलिक होती है, और बहुत तरह की सीमाएं हो सकती हैं। लेकिन जो हेरिटेज है वो असीम होता है, वो माइक्रो भी होता है, और माइक्रो में बहुत ज्यादा विस्तार भी होता है। उसके प्रति लगाव शायद ज्यादा होता है जितना हिस्ट्री के। हिस्ट्री बहुत बार एक डिवाइडिंग फैक्टर होता है, लेकिन हेरिटेज जो है उसमें बॉन्डेज ज्यादा होता है। आप देखेंगे इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में, जो आप ग्रामोफोन रिकॉर्ड अभी इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार में एक जगह है आरा। आरा के दामोदर शरण की एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्डिंग है जो कभी रिलीज नहीं करने दी अंग्रेजों ने। इस पर बैन लगा दिया गया। ये वो रिकॉर्ड है जो बैन रिकॉर्ड है। आप इसमें देखिएगा जो लेबल है वो बहुत जेनेरिक है, इस पर किसी कंपनी का नाम नहीं है। और ये रिकॉर्ड होने के बाद जो स्टूडियो है उसी में इसको बंद करके रख दिया गया। बाद में किसी स्रोत से मेरे पास ये रिकॉर्ड आया, मैंने इस पर एक एपिसोड भी किया आजादी नामा का। ये जो इस तरह के रिकॉर्ड हैं जो आज की तारीख में उपलब्ध हैं, और आज जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो अपने पर्सनल आर्काइव से, जो हमने पिछले 25-26 साल में वो उसको इकट्ठा किया है, 6-7 हजार रिकॉर्ड,
उन सब रिकॉर्ड की अपनी एक दास्तान है। एक तो उसका कंटेंट है और उसका मिलना, उसका इस आर्काइव तक पहुंचना, या इस तरह के बहुत सारे आर्काइव जो देश और दुनिया में हैं, वहां तक उन रिकॉर्ड्स का पहुंचना अपने आप में एक बड़ी दास्तान है। ये सब रिकॉर्डिंग हमारे जन्म से पहले की हैं और हमारा एक्सेस तब नहीं था जैसा कि आज की तारीख में है। तो ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड हैं, ये एक हेरिटेज हैं जिनको आप इतिहास के स्रोत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा इतिहास से बहुत आगे है। अब हम अ, इसको एक स्ट्रक्चर्ड रूप में देखने की कोशिश करते हैं। जो शुरुआती साल थे, जैसा मैंने कहा कि 1902 में पहली बार एक एक्सपेडिशन के तौर पर अमेरिका से और इंग्लैंड से कुछ इंजीनियर यहाँ आते हैं अपनी मशीनों को लेकर के। इससे पहले भी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश हुई थी हिंदुस्तान में, लेकिन वो वैक्स सिलेंडर रिकॉर्ड पर, जिनकी लाइव बहुत ज्यादा नहीं होती थी, जिनको आप बहुत ज्यादा प्लेबैक नहीं कर सकते थे। उसको बहुत लिमिटेड नंबर में आप प्लेबैक कर सकते थे। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जब वंदे मातरम अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया, और जितनी ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से वंदे मातरम को सबसे पहले गाने वाला आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर थे। वो उनकी आवाज में वैक्स पर वो रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन वैक्स की बहुत ज्यादा आयु होती नहीं थी। तो बाद में जब ये रिकॉर्ड आया जिसकी आयु ज्यादा होती थी और उसको इन नंबर ऑफ टाइम्स आप प्लेबैक कर सकते थे, तो ये आया क्यों? क्योंकि इंडिया एक बड़ा बाजार था। जैसे आज हमको सारी दुनिया बाजार के रूप में देखती है, उसी तरह से उस दौर में भी इंग्लैंड और बाकी जो हमारे यूरोप के देश थे या अमेरिका था, वो एक बड़े बाजार के तौर पर देखता था कि इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है। तो अपने ग्रामोफोन जो मशीन थी वो लेकर के कलकत्ता, बॉम्बे और जितने बड़े शहर थे हमारे उस दौर के, वहां पर वो लेकर आने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि उसके साथ जो अंग्रेजी वो रिकॉर्ड ला रहे हैं, जो आवाज निकलती है, उसमें लोगों की बहुत रुचि हो नहीं रही। तो उन्होंने लोकल कंटेंट के लिए कुछ इंजीनियर्स हायर किए, जिसमें गैसबर्ग, दो भाई थे, विलियम और दूसरे वो थे, पोर्टर थे, और तमाम तरह के इंजीनियर थे जो घूम घूम कर ये देखते थे कि किसकी आवाज लोग पसंद कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि लोग जाते कहाँ हैं मनोरंजन के लिए। तो उन्होंने देखा कि लोग या तो थिएटर में जाते हैं, या तवायफों की महफिलों में जाते हैं, या चौराहे पर जो कोई सपेरा होता है या जो कोई कॉमिक सीन कर रहा होता है, उसके पास लोग जाकर के अपना मनोरंजन करते हैं। तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए भी उन्हीं जगहों को चुना। तो शुरुआत में आप देखिएगा कि जो अधिकांश रिकॉर्ड के सोर्स हैं वो थिएटर थे, चाहे क्लासिक थिएटर हो, चाहे मिनर्वा थिएटर हो, कलकत्ता के या और तमाम वहाँ के थिएटर थे वो हो, या बॉम्बे के थिएटर हों, या गुजरात के पास ही थिएटर हों। ये सारे थिएटर इनके मेन सोर्स थे। और थिएटर में जो काम करते थे, क्योंकि आपको पता है उस टाइम में जब प्लेबैक ऑप्शन नहीं था, तो थिएटर हो चाहे सिनेमा हो, उसमें साथ साथ म्यूजिक जो है वो म्यूजिशियन या जो एक्टर है खुद गाता था, परफॉर्म करता था। तो उन थिएटर्स के और जो तमाम और कोठे थे और तवायफों के जो और ठिकाने थे, उन सब आर्टिस्ट को इन्होंने अप्रोच किया। और गैसबर्ग की एक डायरी है बहुत फेमस, उसमें वो लिखता है कि जब पहली बार वो कलकत्ता आया, तो उसने जितना सर्वे किया, उसने 3 कलाकारों को बहुत अच्छा पाया। उसमें से पहला नाम वो गौहर जान का लेता है। और आपको बताता चलूं कि ये जो ग्रामोफोन मेरे दाहिनी साइड में है, ये बहुत ऐतिहासिक ग्रामोफोन है। ये गौहर जान का पर्सनल ग्रामोफोन हुआ करता था। और आप जब उनकी तस्वीर देखेंगे तो एग्जैक्ट यही ग्रामोफोन है। इसको तकरीबन 1 दशक पहले हमने कलकत्ता से एक्वायर किया था। गौहर जान एक सेलिब्रिटी हो गई थी, और इतनी बड़ी कि सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में से गौहर जान बनती हैं उस टाइम। दूसरा नाम वो लेते हैं जानकी बाई का, और तीसरा नाम वो लेते हैं मिस दुलारी का। अब देखिए, जो मिस गौहर हैं और जानकी बाई हैं, जब दिल्ली दरबार होता है 1911 में, तो इन 2 कलाकारों को और कुछ और कलाकारों को, जो दिल्ली पति हैं, जो भारत के अधिपति हैं, जो हमारे सम्राट हैं इंग्लैंड के, उनके प्रशंसा में गीत गाने के लिए उनको बुलाया जाता है। उसके ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी निकलते हैं। और उसमें तीसरी कलाकार होती है मिस दुलारी, जो बोलती है कि अभी नई नई आई है। वो गाती है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है 1921 में। और वो पहला रेंडिशन था सरफरोशी की तमन्ना का। और उसी टाइम में जब रिसर्च हुआ, तो मेरी अपनी जानकारी में आजादी के बाद ये पता चला कि जो सरफरोशी की तमन्ना है, इसके लेखक जो हैं वो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है।
इसके लेखक पटना के अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी थे जिन्होंने इसको लिखा था। और मिस दुलारी का पटना से बहुत गहरा कनेक्शन था और उन्होंने महफिलों में जो बिस्मिल अजीमाबादी थे उनसे ये चीज सुनी थी और उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया था। ये 100वां साल है उस सरफरोशी की तमन्ना जो तराना है उसका, 1921 में ये लिखा गया था। तो ये लोकल कंटेंट जो था वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा ये समझते हुए जो बाहर की कंपनियां थी उन्होंने हमारे कलाकारों को, हमारे थिएटर को, हमारी महफिलों को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। अब उसमें एक सीमा ये थी कि यदि आप किसी बड़े कलाकार के पास जा रहे हैं उस जमाने में, तो वो बड़ा ख्याल गाता था या छोटा ख्याल भी गाता तो 10-15 मिनट तो गाता ही गाता था। इनको ऐसे कलाकार चाहिए थे जो 3 मिनट में अपनी बात पूरी कर दे, जो भी उसके पास कंटेंट है वो 3 मिनट में उसको अदा कर दे, क्योंकि इस रिकॉर्ड में 3 मिनट का ही, और उस समय सिंगल साइडेड रिकॉर्ड होता था, वो रिकॉर्ड हो जाए। तो उसके लिए वही कलाकार जो है अग्री कर सकते थे जिनके पास ठुमरी, दादरा या इस तरह के जो कंटेंट हैं वो अवेलेबल थे। तो शुरुआती जितने कलाकार हैं वो इसी तरह के गाने रिकॉर्ड करते थे इसमें। और कुछ इनके पास जो स्रोत थे, क्योंकि आपको पता है कि जब देश गुलाम था तो अंग्रेज, चाहे वो अधिकारी हों या व्यापारी हों, उनका ज्यादा एक्सेस जो है यहाँ के राजा, यहाँ के नवाब, यहाँ के जमींदारों तक था। और ये जितने राजा, नवाब और जमींदार थे, इन सब के दरबार में बहुत तरह के कलाकार होते थे। और वे कलाकार ज्यादातर अपने जो भी आका होते थे, जो उनके पेट्रन होते थे, उनके कहने पे जो भी कंटेंट वो चाहते वो उनको दे सकते थे। तो उनके निर्देश पर कुछ बड़े बड़े कलाकारों में, जैसे प्यारा साहब हैं, प्यारा साहब अपने जमाने के बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन वो चूंकि दरबार में थे तो राजा के कहने पे 3 मिनट की रिकॉर्डिंग कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो इस तरह के डायरेक्शन को नहीं लेते थे और उन्होंने अपनी चीजें रिकॉर्ड नहीं की। तो आप उस दौर के बहुत बड़े बड़े कलाकारों को शुरू में आप ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर नहीं देखते हैं, क्योंकि ना तो वो गा सकते थे 3 मिनट का, न वो उसको बहुत उपयुक्त समझते थे। तो ये शुरुआत का 1902 से 1905 का फेज है। और 1905 मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाया कि 1905 में बंग भंग होता है, उसका सारी चीजें बदलती हैं। 1905 में आप सब जानते हैं कि बंगाल का विभाजन होता है और यहाँ से जो हमारा स्वाधीनता का आंदोलन है वो एक बहुत तीव्र गति से परिवर्तनों को देखता है या परिवर्तनों को दिशा देता है। उसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो था ग्रामोफोन रिकॉर्ड का। अब इस ग्रामोफोन रिकॉर्ड का 1905 के बंग भंग का क्या रिलेशन है, सामान्यतः ऐतिहासिक किताबों में आपको उसका विवरण नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो सबसे पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड का जो प्रयोग है वो हमारे हुक्मरानों ने किया, ब्रिटिश हुकूमत ने किया। कैसे किया? तो लॉर्ड कर्जन ने, चूंकि हम विरोध कर रहे थे बंगाल के विभाजन का और कर्जन की ये योजना थी, कर्जन ने एक मैसेज पढ़ा जिसको ओरिजिनली इंग्लिश में रिकॉर्ड किया गया और फिर तमाम भारतीय भाषाओं में उसको अनुवाद करके उसका रिकॉर्ड बना करके दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि बंगाल का विभाजन क्यों जरूरी है। आप ये समझिए कि इस मीडियम को सरकारी तंत्र भी कितना महत्वपूर्ण समझता था, क्योंकि आवाज ज्यादा असर करती थी। हमने तुरंत जो उनका ये तरीका था उसको अपना लिया और आप देखिएगा कि हमारे जो नेता थे उन्होंने बंग भंग का, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने वंदे मातरम के पक्ष में एक भाषण रिकॉर्ड किया और उसको सर्कुलेट करने की कोशिश की गई। इसी तरह से तमाम अन्य कलाकारों ने, इसमें आप देखिएगा सत्यभूषण गुप्ता एक बहुत बड़े गायक थे बंगाल के, उन्होंने वंदे मातरम को रिकॉर्ड किया। एनसी मुखर्जी थे, उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया। उस दौर के और बहुत सारे लोगों ने वंदे मातरम को रिकॉर्ड किया और जैसे कर्जन बंग भंग क्यों होना चाहिए उसके पक्ष में अपनी बात रख रहे थे, ये लोग वंदे मातरम को रिकॉर्ड करके दूर दूर तक लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके साथ एक नया कंटेंट भी आया, सिर्फ गाना नहीं या सिर्फ मिमिक्री नहीं, सिर्फ कॉमिक चीजें नहीं, भाषण रिकॉर्ड किया गया। एस एन बनर्जी का भाषण रिकॉर्ड किया गया, उसको जो है दूर दूर पहुंचाने की कोशिश की गई और ये सब बड़े गुप्त तरीके से शुरू में चलाया गया। और फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे जब ये चीजें खुलकर सामने आ गई कि ये मीडियम जो है सिर्फ
अंग्रेजी जो कंपनी थी, ग्रामोफोन कंपनी, उसके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के अलावा जो बाकी दूसरे देश थे, उनकी कंपनियां भी, जैसे जर्मनी की बहुत सारी कंपनी यहाँ पर आके काम करने लगी थी, फ्रांस की कंपनी यहाँ पर आकर काम करने लगी थी, उनको पता था कि ये जो ग्रामोफोन है वो यहाँ पे लोकप्रिय होने लगा है। और हमारे दूसरे कॉन्टैक्ट भी थे, जो हमारे यहाँ के क्रांतिकारी थे, उनके फ्रांस से, जर्मनी से दूसरे ढंग के संबंध थे, तो उन्होंने उस तरह से उसको एक मोरल सपोर्ट देने के लिए इस तरह के कंटेंट को अपनी कंपनी के ग्रामोफोन रिकॉर्ड में जगह देने की कोशिश की। उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की, हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुरुआत में ये जर्मनी में बनता था, मैंने इसको पीले रंग से राइट साइड में सर्किल एक बनाया है। तो जो नीचे आप रिकॉर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला रिकॉर्ड, ये कलकत्ता के आर्टिस्ट का तो है, लेकिन ये जो प्रेस हुआ उसी का बैक साइड है। इस पर आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएटेड इन हैनोवर, की जर्मनी से बनकर आया है। और यही 1907 में सियालदह में पहली बार ग्रामोफोन कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है, क्योंकि बाजार बड़ा हो रहा है। और बाजार क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि इंडिया में इससे रिलेटेड जो कच्चा माल है, शेलेट, लाह, ये जो रिकॉर्ड है वो लाह से बनते हैं। जिस लाह की चूड़ियां बनती हैं उसी लाह से ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनते हैं। तो लाह जो है इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर उपलब्ध था। तो उन्होंने उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पर अपनी फैक्ट्री सियालदह में बनाई। 1908 से वहां पे प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। अब उन्होंने, चूंकि ये हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया, हमको ये दिखाना है कि चीजें हम स्वदेशी, चाहे ग्रामोफोन हो, ग्रामोफोन रिकॉर्ड हो या कपड़ा हो, कुछ भी हो, मुझे स्वदेशी चाहिए। तो अब ये स्वदेशी तो नहीं लिख सकते थे, इन्होंने क्या किया, आप देखिएगा, यही मास्टर्स वॉइस, जब यहाँ मेड इन कलकत्ता लिखता है और फ्रंट पे लिखता है। पहले ये बैक पे जो है आपको लिखा होगा कि हैनोवर में प्रेस हुआ था। यहाँ के लोगों को ये बताने के लिए कि ये भी इसी देश का है, वो लोग स्वदेशी नहीं लिख रहे थे, क्योंकि स्वदेशी एक तरह से जो क्रांतिकारी आंदोलन था या स्वाधीनता आंदोलन था, उसका एक टैगलाइन था। तो उसके बजाय उन्होंने मेड इन कलकत्ता जो है लिखना शुरू किया। जो हमारे यहाँ की अपनी कंपनियां थी, उसमें आप देखिएगा नीचे इंडियन थ्रू आउट, कोई स्वदेशी रिकॉर्ड लिखता था, कोई थ्रू आउट इंडियन लिखता था, कोई बोलता था कि मेड इन इंडिया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमारा 1905 में ग्रामोफोन रिकॉर्ड में भी दिखता है, और सबसे पहले यही दिखता है आपको बहुत खुल करके। अब इसके बाद चूंकि स्वदेशी आ गई और तमाम तरह की और चीजें आ गई, तो अब क्वेस्ट ऑफ मोनोपोली शुरू हो गई। जो इंग्लैंड की कंपनी थी, ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड, जो इंग्लैंड के जो हमारे हुक्मरान थे उनके संरक्षण में कंपनी थी, वो देख रही थी कि तमाम बाहर की और दूसरी कंपनियां और देश की अपनी कंपनियां इनको बहुत बड़े पैमाने पर कंपटीशन दे रही थी। तो अब किसी न किसी तरीके से उनको रोकना था। तो सबसे पहला जो उनके पास हथियार था वो था सेडिशन का, कि आप कहिएगा कि आप जो है देशद्रोही कोई कंटेंट इसमें ला रहे हैं, आप जो है वो सत्ता के या जो सम्राट के या साम्राज्ञी के विरुद्ध कोई कंटेंट आप दे रहे हैं, तो आपको उसके विरुद्ध जो है ये दिखता है, इसलिए हम आपके ऊपर बैन लगा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को पे बैन लगा दिया, बहुत सबके कंटेंट जो है वो जब्त कर लिए, और बहुत को बिल्कुल जो उन्होंने बैंकरप्ट सा कर दिया, बहुत तरीके से उनको दबा करके। आपको पहले एक पूरा जो इसका टाइम सीरीज है ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का, उसमें और जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन था उसमें इसको जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला हमारा फेज है जो अभी तक हमारा चल रहा है, वो है ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हमने लिया? कि वर्ल्ड वॉर में जब हमारे पास हथियार और तमाम तरह की चीजों की जरूरत थी, तो एम्यूनिशन में शेलक का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। तो इस पीरियड को, जो हमारा विश्व युद्ध था उसके टाइम में, एक तो चूंकि हमारे जो ब्रिटिश हुक्मरान थे उनको हथियारों के लिए इसकी जरूरत भी थी, और दूसरा इस जरूरत को दिखाते हुए उन्होंने इस पर एक नियंत्रण करने की कोशिश की। नियंत्रण इस तरह से किया कि सबका उन्होंने जब्त कर दिया, बोला कि अभी हमको शेलिक चाहिए, सारे उन्होंने उसको गला दिए, जितना वो जब्त कर सकते थे, और गला के उन्होंने उसको एम्यूनिशन की तरह यूज कर दिया। और चूंकि 4 साल का पीरियड बहुत बड़ा था, तो उसमें बहुत सारी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाए, और बहुत सारी कंपनी, जैसे जर्मनी की कुछ कंपनी थी, कुछ जापान की कंपनी थी, उनको देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करके बता के उनकी कंपनियां उन्होंने बंद करा दी, उनके प्रोडक्शन जो है बंद करा दी। तो ये हमारा एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक का एक फेज है।
और इस दौरान आप देखिएगा 14 से 18 के बीच में हमारी बहुत कम रिकॉर्डिंग होती है, नहीं के बराबर रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि उस समय रिकॉर्ड ही नहीं निकल रहे थे। तो इस समय का कोई कंटेंट आपको बहुत मिलता नहीं है इतिहास में। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बात कर ली कि उन्होंने प्रोडक्शन बंद करा दिया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद और 1925 तक क्या होता था कि जो रिकॉर्डिंग होती थी उसमें आवाज यहीं से रिसीव भी की जाती थी। ये जो हॉर्न है, इसी हॉर्न से आप आवाज जो है वो देते भी थे, पुश भी करते थे, और मैकेनिकली जो है वो उसके ग्रूव्स बनाता था, फिर हम उसकी मदर और फादर कॉपी बनाते थे और उसे सारी चीजें कॉपी करते थे। 1925 में हमने माइक्रोफोन को रिकॉर्डिंग के लिए यूज करना शुरू किया। अब फर्क ये हुआ कि 1925 से पहले की जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उसमें जो गायक है यदि बहुत नजदीक आकर गा रहा है, उसकी आवाज आपको क्लियर होगी, और वो पास भी आकर के गा रहा है तो उसको बहुत हाई पिच में गाना पड़ता है, और उसके साथ जो तबले वाले, ढोलक वाले, पखावज वाले, बाकी जो आर्टिस्ट हैं, उनकी आवाज आपको बहुत कम सुनाई देती थी। माइक्रोफोन के आने के बाद आप एक से ज्यादा कलाकार को, एक से ज्यादा जो उनके और ये थे, तो क्वालिटी जो है अब रिकॉर्डिंग की बहुत अच्छी होने लगी, और इसलिए उसका बाजार भी जो है वो बड़ा होने लगा 1925 के बाद। तो ये एक बड़ा चेंज था जो आपको 25 के बाद दिखता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और 25 के बीच में एक छोटी सी घटना आपको बताऊं कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस टाइम में भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अद्भुत अद्भुत रिकॉर्डिंग जो है वो रिलीज हुई है, जो गांधी कैसे असहयोग कर रहे हैं, गांधी कैसे सत्याग्रह कर रहे हैं, इस पर गुजरात के छोटे छोटे कलाकार अपने पैसे से ग्रामोफोन बनवाते थे और उसको रिलीज करवाते थे, और जाकर खुद बाजार में, चौराहे पर बजाने की कोशिश करते थे, और बहुत लोगों को पकड़कर जेल में भी डाल दिया जाता था। अब 1925 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो है वो सबसे ज्यादा दमनकारी टाइम था ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के लिए। आप यदि उस टाइम के प्रोस्क्रिप्शन के आप यदि डिटेल्स देखेंगे नेशनल आर्काइव्स में, तो इतने ग्रामोफोन पर उन्होंने पाबंदी लगाई, इतनी तरह से उनको क्रश करने की कोशिश की, कुछ भी आपको कंटेंट मिलेगा जो उस समय के उपनिवेशवादी जो ताकतें थी उनके खिलाफ जा रही हैं, तो उसको तुरंत उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था और उसको जब्त कर लिया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद, चूंकि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऑफिशियली जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसको सपोर्ट किया था, हम उनके साथ लड़ रहे थे, तो ये पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो कुछ हमको ऑटोनॉमी मिलेगी, कुछ सत्ता का हस्तांतरण होगा और बहुत तरह की चीजें थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जो दमन था वो धीरे धीरे आपको कम होते दिखाई देने लगता है, और आपको वैसे कंटेंट मिलते हैं जिसमें कि आजादी की आशा आपको सुनाई देती है, आप आजादी आने वाली है ऐसे गीत आपको सुनाई देते हैं, और ऐसे सैकड़ों रिकॉर्ड हैं जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में आपको मिलते हैं अलग अलग भाषाओं में। अब चूंकि ये बहुत बड़ा कैनवस है ग्रामोफोन, जो रिकॉर्ड है उसकी दुनिया बहुत बड़ी है, मैं सिर्फ एक केस स्टडी के तौर पर आपको वंदे मातरम के जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है उसके थ्रू कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है वो एक प्रतीक है कि हमारे संगीतकारों ने, हमारे संगीत ने, हमारे जो टॉकिंग मशीन्स जो इनको ग्रामोफोन को बोलते थे, इनके जो मर्चेंट्स थे उनके जो जर्नल्स थे उनका क्या योगदान है देश के आजादी के आंदोलन में। और मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था, मैं दोबारा उसको दोहराना चाहता हूँ कि जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हैं या ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के जो कंटेंट हैं वो सप्लीमेंट्री रोल में नहीं है, ये इनकी एक अपनी दुनिया है, अपनी एक धारा है, और ये अपने हिसाब से अलग अलग जगह में अपने हिसाब से प्रभाव छोड़ते हैं आजादी के आंदोलन में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए या उसके एक सहवर्ती संगठन के तौर पर ये कलाकार थे, इनकी एक अपनी अलग तरह की भूमिका है और स्वतंत्र भूमिका है जिसको कि अप्रिशिएट करने की जरूरत है और उस पर अलग से शोध करने की जरूरत है। वंदे मातरम में आप देखिएगा कि जो इसके स्टॉक्स हैं, जितने करीब मेरी जितनी जानकारी हो, जितना मैंने कंपनियों के कैटलॉग्स में और तमाम शोधों से जाना है कि तकरीबन 55 तरह की रिकॉर्डिंग वंदे मातरम की हुई थी 1905 से लेकर के 1947 तक। 55 कलाकारों ने अलग अलग तरीके से इसको गाने की कोशिश की थी, और उन सब में आपको इतिहास, जैसे हमारा स्वाधीनता आंदोलन में जिस तरह के बदलाव आते हैं,
वो आपको उस रिकॉर्ड के लेवल से लेकर के, उसके कंटेंट से लेकर के, उसकी अदायगी तक में आपको वो परिवर्तन दिखते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शोध का विषय है कि कैसे उस टाइम के मूड को, और आप कहिएगा कि इसको प्रीएम्प्ट कर रहा है। जो आपको ग्रामोफोन रिकॉर्ड में दिखता है पहले, वही आपको बाद में आंदोलन में उसका प्रभाव होता हुआ दिखता है। तो यदि हम इस संगीत को इतिहास के स्रोत के रूप में यदि स्वीकार करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो आपके पास है क्या क्या समझने के लिए। आपके पास टॉकिंग मशीन्स हैं जिसमें बहुत तरह के बदलाव आ रहे हैं। आपको छोटे कस्टमर को पकड़ना है तो छोटे बजट का आपको टॉकिंग मशीन बनाना है। उसके रिकॉर्ड्स को आप देखते हैं कि किस किस तरह के रिकॉर्ड हैं। अब जैसे आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ कि ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड, इस पर हम आपको अगले स्लाइड में एक दिखाएंगे, लेकिन आपको छोटा सा हिंट देता हूँ कि ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड जो है वो इंग्लैंड की कंपनी थी। उसमें जो इंग्लैंड के हुक्मरान थे उनका शेयर था। उन्होंने वंदे मातरम पे और इस तरह के तमाम रिकॉर्ड पर बैन किया हुआ था, लेकिन उसकी अपील इतनी थी, उसका मार्केट इतना बड़ा था कि यदि वो सच में उसे बैन लगा देते तो उनके बाकी रिकॉर्ड से बिकने बंद हो जाते। या बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो उनके लिए गाना बंद कर देते। तो ये लिखते रहे सरकार को कि हमारे पास कोई ऐसा सेडिशियस रिकॉर्ड नहीं है, मैं ऐसा कोई रिलीज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे लेबल जो है वो वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग निकाल रहे थे और पैरेलली निकाल रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। आप इसका इसका बाजार कितना बड़ा था, आप इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो टॉप हमारी जो 5 FMCG जो आप गुड्स कह सकते हैं, उसमें से ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी था जो बाहर से आया था और हमारे बाजार में बिकता था। इसके नंबर्स इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे थे टाइम के साथ कि कोई कंपनी इसका रिस्क नहीं ले सकती थी। आप इनकी जो फैक्ट्रीज देखेंगे, सियालदा की ग्रामोफोन कंपनी की फैक्ट्री आप यदि देखेंगे, या हमारे जो अपने स्वदेशी फैक्ट्रीज थी वडाला में और बाकी जगह पर जो स्टैब्लिश हुई थी, आप उसका साइज देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इसका बाजार था, कितना इसका इम्पैक्ट था। तो जो डिमांड और सप्लाई था उसके बीच में बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह के फैक्टर्स काम कर रहे थे। यदि लोग स्वदेशी रिकॉर्ड चाह रहे हैं, लोग देशभक्ति रिकॉर्ड चाह रहे हैं, और आप नहीं सप्लाई करेंगे तो आपकी बाकी जो कैटलॉग में चीजें हैं वो भी आपकी नहीं बिकेंगी। तो ये जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट पे भी दबाव होता था कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन यदि आप देशभक्ति के गीत नहीं गा रहे हैं तो फिर हम आपका बहिष्कार करेंगे या आपका उतना अप्रिसिएशन नहीं होगा। इसीलिए आप देखिएगा कि उस समय के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते थे, खास करके महाराष्ट्र में और बंगाल में, जिसमें कुछ कलाकारों का इसलिए बहिष्कार होता था कि उन्होंने देशभक्ति के गीत जो है वो नहीं गाए किसी लेवल के लिए। और कुछ कलाकारों का बहुत सम्मान था क्योंकि उन्होंने देशभक्ति के गीत गाए। जैसे उदाहरण के तौर पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, वो वंदे मातरम अपने पंडित पलुस्कर की शिष्य परंपरा में, जब पंडित पलुस्कर नहीं रहे तो उनके बाद ओंकारनाथ ठाकुर ही कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया करते थे। उनके इतने तरह के वर्जन मिलते हैं आपको ग्रामोफोन पर वंदे मातरम के, और अलग अलग तरीके से, अलग अलग मूड के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से उनका बड़ा सम्मान उसकी वजह से हुआ। बहुत सारी ऐसी तवायफें थी जिन्होंने इतने अच्छे देशभक्ति गीत गाए और इस तरह से उसको इतना रिस्क लिया। जैसे सितारा बाई कानपुरी, कानपुर की एक तवायफ थी, बहुत फेमस गायिका भी थी। उनकी ठुमरी, उनका दादरा, उनकी गजलें बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आई जब उन्होंने देशभक्ति गीत गाए। और एक नहीं, सैकड़ों जो है वो गीत उन्होंने गाए और बहुत लोकप्रिय हुई। यंग इंडिया लेवल पर उनके बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं जो आप सुन सकते हैं, उन पर शोध कर सकते हैं। तो ये जो बहिष्कार का जो एक बड़ा उनको झेलना पड़ सकता था कलाकारों को, उसकी वजह से कुछ लोगों ने प्रेशर में गाया, और कुछ लोग चूंकि वंदे मातरम में इस तरह के गीत गाते थे इसलिए उनका सम्मान बढ़ा। दोनों तरह से ये चीजें काम कर रही थी। जो स्वदेशी रिकॉर्ड थे, कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम जो विदेशी कंपनी उसके लिए नहीं गाएंगे। तो बहुत सारे कलाकार अपनी जो रिकॉर्डिंग है सिर्फ स्वदेशी कंपनियों को देते थे, जैसे कि मेगाफोन, जैसे कि सेनोला, जैसे कि हिंदुस्तान, जैसे कि कमला रिकॉर्ड, यंग इंडिया। ये तमाम ऐसे लेबल्स थे जिसमें कुछ कलाकार सिर्फ उन्हीं के लिए गाते थे, कभी ग्रामोफोन कंपनी के लिए नहीं गाते थे। दूसरी तरफ ग्रामोफोन कंपनी उनको ये कहकर आगे कहती थी कि देखिए मैं तो वंदे मातरम भी निकाल रहा हूँ,
मैं तो माता के सर पर ताज रहे ये भी निकाल रहा हूँ, तो आप मेरे लिए भी गाइए। कुछ कलाकार उस लॉजिक को लेते हुए वो उसके लिए गाने लगे। तो ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्डिंग्स हैं, वो अपने तरीके से स्वाधीनता आंदोलन को प्रभावित कर रही थी। अब यदि मैं वंदे मातरम को सिर्फ आपको 4 फेज में समझाने की कोशिश करूं ग्रामोफोन रिकॉर्ड के माध्यम से, तो जो पहला फेज है 1906 से पहले विश्व युद्ध तक, मतलब भंग के बाद और प्रथम विश्व युद्ध तक, तो आपने देखिए कि डिवोशनल टच है। जैसे कि आप कोई भगवती की वंदना गाते हैं, खास करके बंगाल में से श्यामा संगीत है या राम प्रसादी है। सर समय होने लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको थोड़ा और जल्दी रैप अप करूंगा। तो उसका प्रभाव आपको दिखता है, उसमें स्लो मोशन में चीजें होती हैं और वो सोलो होता है। जैसे आप देखिएगा सत्यभूषण गुप्ता गा रहे हैं या एनसी मुखर्जी गा रहे हैं या कोई और कलाकार, वो अकेला गा रहा है और अलग अलग लेवल पर आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। जैसे आप दूसरे फेज में आते हैं, जबकि आप देखते हैं कि अब प्रथम विश्व युद्ध में हमने देख लिया कि इंग्लैंड कैसे संघर्ष कर रहा है, इंग्लैंड के साथ कौन है, इंग्लैंड के खिलाफ कौन है, और हमने अपनी ताकत भी देख ली कि हमने कितनी मेहनत से उनके साथ युद्ध किया और हमको उसका कोई फल नहीं मिला। तो उसके बाद जो है वो, चूंकि हमारे जो फौजी थे उनके ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो चुके थे, वो उनके मार्चिंग चीज को समझते थे, तो थोड़े से अब आपको बीट्स दिखने लगते हैं जो पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड से लेके 46 तक, जिसमें कि लोग उसको मार्च सॉन्ग की तरह और एक कोरस की तरह और ये कि हमारा एक नेशनल एंथम हो सकता है, वो चीजें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके और 46 तक आपको दिखती हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग शुरू होती है, तब एक विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो ये कि आजाद भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। और ये डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर ज्यादा हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर तो तकरीबन नहीं के बराबर हो रहा था। और जो मेरी किताब है उसमें, चूंकि मैं बाय प्रोफेशन डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक एक शब्द, एक एक दिन के एक एक वक्ता के एक एक शब्द को मैंने एनालाइज किया, पूरे 3 साल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को, और उसमें मैंने पाया कि पूरे 3 साल से ज्यादा के समय में 30 मिनट से भी कम जो नेशनल एंथम है उस पर बातचीत हुई है, और उसमें भी 9 मिनट से भी कम था, जिसमें कि जो चेयर कर रहे थे असेंबली, क्वेश्चन असेंबली के सेशन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उसका संज्ञान लिया। मतलब जो आधिकारिक चर्चा हुई वो 9 मिनट से भी कम हुई, और उसमें भी कि वंदे मातरम नेशनल एंथम हो या जनगण मन नेशनल एंथम हो, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। अंत में सिर्फ एक जो है वो संदेश पढ़ दिया गया कि जनगण मन जो है हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम जो होगा वो उसके बराबर का दर्जा मिलेगा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ दिया गया। लेकिन इस पूरे दौर में ग्रामोफोन रिकॉर्ड में आपको तकरीबन 1 दर्जन ऐसी रिकॉर्डिंग मिलेगी जो ये दिखाता है कि वो अलग अलग तरीके से नेशनल एंथम कैसा हो सकता है, मॉडर्न कैसा हो सकता है, कैसे उस पर मार्च हो सकता है मिलिट्री का या पुलिस का या किसी और का, उसको उन्होंने बताने की कोशिश की। क्योंकि नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उन्होंने बाहर भी लोगों को चिट्ठी लिखी थी कि हम जनगण मन को इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक रिदम है जो वंदे मातरम में मिसिंग है, इसीलिए चूंकि वो मिसिंग है हम इसको शामिल नहीं कर सकते, तो हम ऐसा एक चाहते हैं नेशनल एंथम जिसमें रिदम हो, जिसमें वो इंटरनेशनैलिटी हो और जो मिलिट्री के मार्च के साथ हो। उन्होंने यहां तक कहा कि नेशनल एंथम इज ऑल अबाउट बीट्स एंड म्यूजिक, नॉट अबाउट वर्ड्स। और ये बहुत आपत्तिजनक था, और इसमें बहुत सारे जो हमारे संगीतकार थे उन्होंने सोचिए देश आजाद नहीं हुआ है, और मास्टर कृष्णा राव एक अंग्रेजी जो अधिकारी होता है सेना का, उसको कहते हैं कि मैंने एक वंदे मातरम की धुन बनाई है, मैं चाहता हूं कि मैं उसको प्ले करूं और आप अपनी मिलिट्री का मार्च करिए और देखिए कि ये उसके साथ जेल करता है कि नहीं करता है। उन्होंने वो काम किया और उस जनरल ने लिख करके दिया कि हाँ ये जो है वो मिलिट्री के मार्च के साथ
बिल्कुल सुटेबल है, वो सर्टिफिकेट लेकर के, वो रिकॉर्ड लेकर के दिल्ली आते हैं, लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया जाता। और इस तरह के और तमाम प्रयास किए जाते हैं। आप तिमिर बरन की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आप पंकज मलिक की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, सबने इतनी खूबसूरत जो है वो वंदे मातरम की कंपोजिशंस बनाई है, लेकिन उसमें कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ। और जनगण मन, क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड था कि जनगण मन को हमको देश का नेशनल एंथम बनाना। तो ये जो पूरा संघर्ष है वंदे मातरम का नेशनल एंथम बनाने के लिए, उसका सोर्स आपको कुछ और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रामोफोन रिकॉर्ड मिलता है, और एक नहीं दर्जनों रिकॉर्ड मिलते हैं। इसी तरह के तमाम और ऐसे स्रोत हैं जिस पर कि आप अलग अलग तरीके से शोध कर सकते हैं कि कैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड आपका जो मेन स्ट्रीम दूसरे सोर्स हैं इतिहास लेखन के, उसको न सिर्फ सप्लीमेंट करते हैं, बल्कि ये अपनी अलग सत्ता बनाते हैं, और इसके हिसाब से हमको अलग तरीके से शोध करने की जरूरत है। तो आप देखिएगा कि इस पूरे फेज में, ये जो करीब 42-43 साल का की जो इसकी यात्रा है वंदे मातरम की ग्रामोफोन रिकॉर्ड के माध्यम से, उसमें कुछ जो है बिल्कुल देवी वंदना की तरह है, क्योंकि भारत माता को उन्होंने देवी की तरह देखा था। कुछ ने उसको बंदिश की तरह गाया, कोई राग है उसकी बंदिश की तरह गाया, किसी ने उसको मास सॉन्ग की तरह गाया। आपको अलग अलग मूड्स इसमें मिलते हैं, लेकिन सब में कहीं न कहीं देश के प्रति एक अनुराग, देश के प्रति जो उनका समर्पण, ये सब आपको इन सारे रिकॉर्ड्स में मिलता है। और इसका जो इको है वो देश के अंदर तक सीमित नहीं था। एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर बहुत प्रतिष्ठित जर्नल था, कभी आप उसको सोच करिएगा, द टॉकिंग मशीन वर्ल्ड, न्यूयॉर्क से निकलता था, और ये 20वीं सदी के शुरुआत में निकलता था। उसमें ग्रामोफोन कंपनी जो है वो, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सारे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स निकल रहे थे, वंदे मातरम के निकल रहे थे। वो बोल रहा है कि बड़ा सेडिशियस है और उसमें वंदे मातरम निकलता है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, हम नहीं करते हैं, ये सारा कुछ वो लिख रहा है 15 जनवरी 1909 को। उसके रिप्लाई में हमारे यहाँ से एक बहुत बड़े नेशनल ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड के जो मालिक थे, उन्होंने जो है इसका जवाब उनको दिया, लक्ष्मीदास राव जी तेरसी करके, कि आपके लेबल पे है, आपके कैटलॉग में है, और ये मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। और ये दोनों चिट्ठियां जो हैं वहां पे छपती हैं, और हमारे कैटलॉग से और हमारे रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये रिकॉर्डिंग सच में वो उन्होंने की थी, उनके लेबल उनके कैटलॉग पर था, बाजार में वो बेच रहे थे, और वो काफी बिक रहा था। और उन्होंने ये भी कहा, जो कर्जन के रिकॉर्ड थे वो उनसे शेयर किए, कि सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, जो इंग्लैंड की सरकार है, जो औपनिवेशिक सरकार है, वो भी इस मीडियम का प्रयोग अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो ये सिर्फ आपको जो सिर्फ इस स्रोत में नहीं, इसके जो सप्लीमेंट्री सोर्सेज हैं उसमें भी आपको इसको प्रूव करने के लिए या इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत सारे स्रोत अवेलेबल हैं, क्योंकि उसके जर्नल बहुत प्रतिष्ठित होते थे और बहुत अच्छे जर्नल होते थे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के। आज की तरह मुझे लगता है फिल्मों को या संगीतों को समर्पित जो जर्नल हैं उसमें शायद कोई वैसा स्तर नहीं है जो आपको इस तरह के जर्नल में मिलते हैं, जो उसको सप्लीमेंट करते हैं इस तरह के डेवलपमेंट को। अब मैं आपको सिर्फ कुछ विजुअली चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा नेशनल एंथम सिर्फ जो है वो हमारे दिल में नहीं था, हमने इसको बाहर लिख दिया था। आप देखिएगा हिंदुस्तान रिकॉर्ड में वंदे मातरम है, और लेफ्ट साइड में जो मैंने सर्किल किया उसमें लिखा हुआ इंडियन नेशनल एंथम। जनता, बाजार, लोग, कलाकार सब इसको इंडियन नेशनल एंथम की तरह लिखते थे, बजाते थे, गाते थे और शेयर करते थे। और यहाँ पे देखिएगा बीच में जो है जनगण मन अधिनायक है, इसमें नेशनल सॉन्ग लिखा हुआ है। मतलब जनता की भावना जो है आजादी से पहले, उसके प्रति भी उनका आग्रह था। आप सब में देखिएगा उसमें इंडियन नेशनल एंथम लिखा हुआ है, और जनगण मन के लिए नेशनल सॉन्ग लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिना किसी डिबेट के, बिना किसी कमेटी के गठन के, बिना किसी स्टैंडिंग कमेटी के बनाए हुए आप निर्णय ले लेते हैं कि ये जो है वो नेशनल एंथम होगा और ये हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। ये बिल्कुल जनभावना के विपरीत था, और उसके सबूत आपको ग्रामोफोन रिकॉर्ड में मिलते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके सेंटर के लिए मुझे लगता है कि ये एक क्रेडिट के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त विषय है। तब होता क्या है, आप देखिएगा कि जो इंडियन नेशनल एंथम से होते होते आप निचले वाले, यदि आप रिकॉर्ड पे देखिएगा,
उसमें लिखा हुआ वंदे मातरम के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंथम। मतलब जो नेशनल एंथम था, जो भारत का नेशनल एंथम था, उसको आजादी के बाद आप इंडियन नेशनल कांग्रेस एंथम में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आप उसको सांत्वना के रूप में ये चीज देते हैं। ये ग्रामोफोन की जो कहानी है वो इतनी शिद्दत से इसके बारे में बातें की जा सकती हैं और इतने समय तक बात की जा सकती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हमारे आर्काइव में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है, उसमें मैंने भी अभी तक बहुत शोध नहीं किया है। करीब 7,000 के आसपास रिकॉर्ड हमारे पास पहुंचने वाले हैं और सारे चुने हुए रिकॉर्ड हैं। लेकिन जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हैं वो तकरीबन 1,000 के आसपास रिकॉर्ड मेरे आर्काइव में है। और मेरा मेरा आर्काइव उतना बड़ा नहीं है, बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जिनके आर्काइव्स और बड़े हैं। मुझे लगता है उन सबको जोड़ करके एक अलग तरीके से इतिहास लेखन की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ, लेकिन यदि इस विषय पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड और स्वाधीनता का आंदोलन, यदि इसके कोरिलेशन को आप समझना चाहते हैं तो मैं एक श्रृंखला कर रहा हूँ आज़ादी नामा। ये यूट्यूब पर अवेलेबल है और अब तक हमने इसमें 36 जो है वो एपिसोड्स किए हैं, जिसमें तकरीबन 200 रिकॉर्ड पर आधारित ये यात्रा है। हर एक इस एपिसोड में नोआखाली से लेकर के, बिहार के दंगों से लेकर के, गुजरात के डेवलपमेंट से लेकर के, बंगाल के डेवलपमेंट से लेकर अलग अलग चीजों में जो आपको मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, वो डॉक्यूमेंट आपको ग्रामोफोन रिकॉर्ड में कैसे मिलता है और कैसे आप भारत के स्वाधीनता संग्राम को और बेहतर समझ सकते हैं, उसको आप अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार।